नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए हॉरर पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट केशव जी की है, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए अब ये कहानी केशव जी के नजरिया से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम केशव है और मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला हूँ। साथ ही पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और आप सब लोगों को तो पता ही है कि हमारा काम किस तरह का होता है। हमें कभी एक शहर से दूसरे शहर तो कभी एक स्टेट से दूसरे स्टेट का लंबा सफर भी तय करना पड़ता है। हमारी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा ट्रक की केबिन और इन लंबी काली सड़कों पर ही गुजरता है। लेकिन इस तरह के सफर में कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिनका असर जीवन भर हमारे दिल और दिमाग पर रहता है। और ऐसी ही एक घटना के बारे में आज मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, जो कि इतनी ज्यादा डरावनी थी कि उस वक्त जो कुछ भी हुआ था उसे मैं आज तक भी नहीं भुला पाया हूं। आज भी रात के वक्त जब वो घटना मुझे याद आती है तो मैं बहुत ज्यादा घबराने लगता हूं। आज भी रात को अंधेरे में कहीं अकेले जाते हुए मुझे डर लगता है और इसीलिए आज भी रात को मैं अपने कमरे की लाइट जलाकर ही सोता हूं। यहां तक कि ट्रक ड्राइविंग का काम भी अब रात की बजाय मैं दिन में ही करता हूं, जबकि पहले रात में ट्रक चलाने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता था, क्योंकि उस घटना ने मेरे दिल और दिमाग पर इस कदर असर कर दिया है कि अब मैं टीवी में कोई हॉरर सीरियल देखने से भी डर जाता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था जिसने मेरी सोच को पूरी तरह बदल दिया था। वरना पहले मैं भूत प्रेत के नाम का ही मजाक बनाया करता था। कोई मुझसे इन बातों का जिक्र भी करता तो मैं हंसकर उड़ा देता था, पर आज उनके नाम से ही मुझे घबराहट होने लगती है। अपने साथ जो घटना हुई थी उसके बारे में मैं आप सबको बताना चाहता हूं। यह घटना आज से लगभग 3 साल पहले हुई थी। उस साल सावन का महीना था और पहाड़ों में रुक रुक कर बारिश हो रही थी। मुझे हिमाचल के बद्दी से दवाओं की एक बहुत बड़ी खेप लेकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक पहुंचाना था। माल बहुत कीमती था और उसे तय समय पर पहुंचाने की सख्त हिदायत थी। इस सफर में मेरा साथी था चंदन नाम का एक नौजवान खलासी। चंदन अभी नया नया ही इस लाइन में आया था और मुझे अपने बड़े भाई जैसा मानता था। हम सुबह सुबह ही बद्दी की फैक्ट्री से अपना ट्रक लोड करके निकल पड़े थे। पहाड़ों के घुमावदार रास्तों पर ट्रक चलाना वैसे भी बच्चों का खेल नहीं होता और ऊपर से बारिश ने काम और मुश्किल कर दिया था। लेकिन मुझे तो इन रास्तों की आदत थी। हम दोनों रास्ते में अपनी जिंदगी की बातें कर रहे थे, गाने सुन रहे थे और सफर आराम से कट रहा था। हमारा प्लान था कि शाम तक पहाड़ों से उतरकर हरियाणा में कहीं किसी बढ़िया से ढाबे पर रुकेंगे, खाना खाएंगे और फिर रात भर सफर करके सुबह तक गोरखपुर के पास पहुंच जाएंगे। अभी हम उत्तराखंड की सीमा में दाखिल हुए ही थे कि अचानक हमें गाड़ियों की एक लंबी कतार मिली। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई छोटी मोटी रुकावट होगी जो कुछ ही देर में खुल जाएगी। लेकिन जब 1 घंटा बीत गया और एक भी गाड़ी अपनी जगह से नहीं हिली तो मेरा माथा ठनका। मैं ट्रक से नीचे उतरा और आगे की तरफ गया, यह जानने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। वहां जाकर जो पता चला उसने मेरे पैरों तले से जमीन खिसका दी। आगे पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा था, जिसे हम आम भाषा में लैंडस्लाइड कहते हैं। सड़क का लगभग 100 मीटर का हिस्सा पूरी तरह से मलबे और बड़े बड़े पत्थरों से ढक चुका था। आर्मी के जवान और स्थानीय प्रशासन की टीम वहां मौजूद थी, लेकिन उन्होंने साफ बता दिया था कि इस मलबे को हटाने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। यह सुनकर मेरे और चंदन के होश उड़ गए। 2 दिन का मतलब था कि दवाओं की खेप समय पर नहीं पहुंचेगी और हमें लाखों का नुकसान हो सकता था। मैंने सिर पकड़ लिया। अब क्या करें? वापस बद्दी जाने का कोई मतलब नहीं था और यहां 2 दिन इंतजार करना भी मुमकिन नहीं था। आसपास के सभी ड्राइवर परेशान थे। कुछ ने तो वहीं रुकने का फैसला कर लिया था, लेकिन मेरे लिए यह विकल्प नहीं था। काश मैंने भी उन लोगों की बात मान ली होती और वहीं रुक गया होता, तो शायद आज चंदन मेरे साथ होता और मेरी जिंदगी इस तरह एक डरावने साए में न जी रही होती। पर मैं भूल गया था कि लोगों की कही हुई बातें हमेशा झूठ या अंधविश्वास नहीं होती। कभी कभी कुछ हकीकत भी होती है। चंदन ने मुझसे कहा, उस्ताद, यहां खड़े रहने से कोई फायदा नहीं, किसी से कोई दूसरा रास्ता पूछते हैं। तभी पास में खड़े एक स्थानीय व्यक्ति ने हमें एक सलाह दी। उसने कहा, भाई साहब, यहां से लगभग 10 किलोमीटर पीछे एक गांव आता है, देवगढ़ी। वहां से एक पुराना रास्ता कटता है जो जंगल के अंदर से होकर कालागढ़ नाम की जगह पर निकलता है। वो रास्ता आपको आगे नेशनल हाईवे पर ही जोड़ देगा। रास्ता थोड़ा लंबा और सुनसान है,
लेकिन आपका कम से कम एक दिन तो बच ही जाएगा। चंदन को यह बात सही लगी। उसने मुझसे कहा, उस्ताद, बात तो सही कह रहा है ये आदमी। यहां सड़ने से तो अच्छा है कि हम वो रास्ता पकड़ लें। थोड़ा रिस्क है, लेकिन माल टाइम पर पहुंच जाएगा। मेरा दिल मान नहीं रहा था। मुझे सुनसान और अनजाने रास्तों से हमेशा एक अजीब सा डर लगता था। मेरे तजुर्बे ने मुझे सिखाया था कि शॉर्टकट अक्सर सबसे लंबे और खतरनाक साबित होते हैं, लेकिन इस समय मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। कंपनी का दबाव और चंदन की जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। यही सोचकर कि शायद भगवान हमारी मदद करेगा, मैंने ट्रक को वापस मोड़ा और उस अनजान रास्ते की ओर बढ़ चला। यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। काश मैंने उस आदमी की बात पर भरोसा न किया होता तो शायद मेरे साथ वो हादसा नहीं हुआ होता। देवगढ़ी गांव पहुंचकर जब हमने उस रास्ते की ओर ट्रक मोड़ा, जिस पर एक पुराना जंग लगा हुआ बोर्ड भी लगा था, तो शाम के 5 बज चुके थे। सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने लगा था और जंगल का घना अंधेरा धीरे धीरे सड़क को अपनी आगोश में ले रहा था। वह सड़क कहने को तो पक्की थी, लेकिन बहुत पुरानी और जगह जगह से टूटी हुई थी। दोनों तरफ इतने घने पेड़ थे कि दिन में भी वहां सूरज की रोशनी पहुंचना मुश्किल लगता था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, जंगल और घना होता जा रहा था। झींगुरों की आवाज के अलावा और कोई आवाज नहीं थी। पिछले 1 घंटे से हमें अपने आसपास कोई दूसरा इंसान या गाड़ी नजर नहीं आई थी। अब चंदन को भी थोड़ा डर लगने लगा था। उसने मुझसे कहा, उस्ताद, ये रास्ता तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कहीं हम भटक तो नहीं गए? मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, फिक्र मत कर, उस आदमी ने कहा था कि यह सीधा हाईवे पर निकलेगा, बस तू नजर बनाए रख। लेकिन सच कहूं तो मेरे चेहरे पर भी चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। मेरा दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठा जा रहा था। तभी अचानक मेरे ट्रक ने एक जोर का झटका खाया और एक अजीब सी आवाज के साथ इंजन बंद हो गया। मैंने कई बार चाबी घुमाई, सेल्फ मारा, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। चंदन ने घबराकर कहा, अरे भाई, अब क्या मुसीबत आ गई? मैंने कहा, पता नहीं यार, लगता है आज का दिन ही खराब है। मैंने टॉर्च ली और नीचे उतरकर ट्रक को चेक किया। मैंने बोनट खोला, इंजन देखा, लेकिन मुझे कोई भी खराबी नजर नहीं आ रही थी। फिर भी ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। अब रात हो चुकी थी और चारों तरफ घना अंधेरा था। धीरे धीरे बादल और भी ज्यादा काले होते जा रहे थे और गड़गड़ा रहे थे। चंदन ने कहा, केशव भाई, लगता है हम बहुत बुरे फंस गए हैं। यहाँ आसपास तो कोई गांव या ढाबा भी नहीं है कि रात वहीं रुक जाए। हम दोनों बुरी तरह घबरा गए थे। इस वीरान जंगल में मदद के लिए कोई नहीं था। तभी मुझे कुछ दूर पेड़ों के झुरमुट के पीछे से एक हल्की सी पीली रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई लालटेन या बल्ब जल रहा हो। उस घोर अंधेरे में वो रोशनी देखकर हमारी जान में जान आई। मैंने चंदन से कहा, चल वहां चलकर देखते हैं, शायद कोई गांव या कोई घर हो जहां से हमें मदद मिल सके। नहीं तो फिर आज रात वहीं रुक जाएंगे और सुबह देखते हैं, क्योंकि रात में तो वैसे भी किसी मैकेनिक का मिलना मुश्किल है। हम दोनों ट्रक में ताला लगाकर उस रोशनी की दिशा में चल पड़े। लगभग 15 मिनट चलने के बाद हम एक पुरानी और टूटी फूटी सी जगह के सामने पहुंचे, जो एक ढाबे जैसा लग रहा था। ढाबा बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वह सदियों से वीरान पड़ा है। दीवारों पर काई जमी हुई थी और जगह जगह से प्लास्टर उखड़ चुका था। ढाबे के बाहर एक ही पीला बल्ब लटक रहा था, जिसकी पीली रोशनी उस भयानक माहौल को और भी डरावना बना रही थी। लकड़ी के एक बोर्ड पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, किशन लाल का ढाबा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस खंडहर जैसी जगह में कौन रहता होगा, लेकिन हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था। हिम्मत करके मैंने दरवाजे पर आवाज लगाई, अंदर कोई है? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने दोबारा आवाज दी, इस बार थोड़ा जोर से। कुछ देर बाद दरवाजा एक चरमराहट की आवाज के साथ धीरे धीरे खुला। दरवाजे के पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी उम्र लगभग 70-75 साल रही होगी। उसने एक मैला सा कुर्ता पायजामा पहना हुआ था। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और आंखें अंदर की ओर धंसी हुई थीं, जो उस पीले बल्ब की रोशनी में अजीब सी चमक रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके पास खड़े होकर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। उसने एक रूखी आवाज में पूछा, कौन हो तुम लोग और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने हाथ जोड़कर अपनी सारी कहानी उसे बताई, कैसे हम रास्ता भटक गए और कैसे हमारा ट्रक खराब हो गया। मैंने उस बूढ़े आदमी से बस एक रात के लिए रुकने की जगह मांगी। बूढ़े आदमी ने हमें सिर से पांव तक घूरा और फिर एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, आ जाओ अंदर, मुसाफिरों के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। हम दोनों अंदर चले गए। ढाबा अंदर से बाहर से भी ज्यादा अजीब था।
हर तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए थे और हवा में एक अजीब सी सीलन और सड़न की गंध थी। बूढ़ा आदमी हमें एक कोने में पड़ी बेंच पर बैठने का इशारा करके खुद चूल्हे की तरफ चला गया। चंदन ने धीरे से मेरे कान में कहा, उस्ताद, मुझे यह जगह और यह आदमी बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। हमें यहां से चलना चाहिए। मैंने कहा, पागल है क्या? इस अंधेरे जंगल में कहां जाएंगे और ट्रक भी खराब है। चुपचाप यहीं बैठे रहो, सुबह होते ही हम यहां से निकल जाएंगे। तभी वो बूढ़ा आदमी, जिसने अपना नाम किशन लाल बताया, हमारे लिए खाना लेकर आया। थाली में 2 मोटी मोटी रोटियां और किसी अजीब सी दिखने वाली सब्जी थी। हमें जोरों की भूख लगी थी, इसलिए हम खाने पर टूट पड़े। चंदन ने एक निवाला खाते ही कहा, उस्ताद, ये सब्जी का स्वाद कुछ अजीब नहीं है, जैसे इसमें कुछ। मैंने उसे डांटते हुए कहा, चुपचाप खा ले, मुफ्त की रोटी मिल रही है, उसमें भी कमी निकाल रहा है। जंगल में यही बहुत है। मैंने उसे चुप तो करा दिया, लेकिन सच कहूं तो मुझे भी सब्जी में हल्का सा कसैला और अजीब सा स्वाद महसूस हो रहा था। साथ में एक भयंकर बदबू सी भी आ रही थी कि मेरा एक पल भी वहां रुकना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन भूख के आगे मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। खाना खाने के बाद किशन लाल ने हमें पीछे बने एक छोटे से कमरे में सोने के लिए भेज दिया। कमरा बहुत गंदा और बदबूदार था। हम जैसे ही चारपाई पर लेटे, हमारी आंखें भारी होने लगीं। मुझे लगा शायद दिन भर की थकान की वजह से ऐसा हो रहा है, पर मुझे नहीं पता था कि यह उस खाने का असर था। मुझे हल्की हल्की नींद आ ही रही थी कि चंदन उठा और बोला, उस्ताद, मुझे बाथरूम जाना है। उसने कमरे से बाहर जाकर आवाज लगाई, बाबा, बाथरूम किधर है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। फिर उसे ढाबे के पीछे से कुछ खटपट की आवाज आई। उसे लगा बाबा वहीं होगा। वो ढाबे के पिछले दरवाजे की तरफ गया, जो थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने दरवाजा खोला और बाहर चला गया। उसके जाने के कुछ ही देर बाद वह दरवाजा एक शोर की धड़ाम की आवाज के साथ अपने आप ही बंद हो गया। उस आवाज से मेरी नींद पूरी तरह खुल गई। मैंने देखा कि चंदन कमरे में नहीं है। मैंने आवाज लगाई, चंदन, ओए चंदन, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उस अंधेरे बदबूदार कमरे में मैं अकेला था और मेरा दिल किसी अनहोनी की आशंका से जोर जोर से धड़कने लगा था। दोस्तों, जैसा मैंने आप सब लोगों को बताया कि कैसे मैं और मेरा साथी चंदन रास्ता भटक कर एक सुनसान जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां हमारा ट्रक खराब हो जाता है। मदद की तलाश में हम एक पुराने ढाबे पर पहुंचते हैं, जहां किशन लाल नाम का एक बूढ़ा आदमी हमें पनाह देता है। लेकिन उस शैतान ने हमारे खाने में कुछ मिला दिया था और जैसे ही हम सोने के लिए गए, चंदन बाथरूम जाने के बहाने कमरे से बाहर गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। उसके जाने के ठीक बाद ढाबे का पिछला दरवाजा एक जोर की आवाज के साथ बंद हो गया, जिसने मेरी नींद तोड़ दी। मैं उस अंधेरे और बदबूदार कमरे में अकेला था और मेरा दिल किसी अनहोनी की आशंका से जोर जोर से धड़क रहा था। कमरे में चंदन को न पाकर मेरे मन में एक अनजानी सी दहशत ने जगह बना ली थी। मैंने फिर से आवाज लगाई, चंदन, ओए चंदन, कहां है तू? लेकिन मेरी आवाज उस पुराने कमरे की सीलन भरी दीवारों से टकराकर लौट आई। बाहर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा शायद वो बूढ़ा किशन लाल बाहर हॉल में होगा, उससे पूछता हूं। लेकिन जब मैं कमरे से बाहर हॉल में गया तो वहां कोई नहीं था। किशन लाल की चटाई वैसी की वैसी बिछी हुई थी, लेकिन वो खुद वहां से गायब था। अब मेरा डर और भी बढ़ गया। मैंने ढाबे के मुख्य दरवाजे पर देखा तो अंदर से कुंडी लगी हुई थी। मैं सोचने लगा कि चंदन कहीं बाहर गया होता तो यह कुंडी भी खुली होती और यह बाबा इस समय कहां चला गया। मैंने अपनी हाथ घड़ी में समय देखा तो रात के करीब 12 बज रहे थे। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन बाहर अभी भी बादलों की गड़गड़ाहट और जंगल के कीड़े मकोड़ों की अजीब सी आवाजें आ रही थी, जो उस सन्नाटे को और भी भयानक बना रही थी। मैं वापस चटाई पर बैठ गया और चंदन का इंतजार करने लगा। आखिर वह मेरा साथी था, मेरे छोटे भाई जैसा था। उसकी चिंता करना बनता था। लेकिन लगभग 15-20 मिनट बाद भी जब चंदन नहीं आया और ना ही वह बाबा, तो मेरा सब्र जवाब दे गया। मुझे अब पक्का यकीन हो गया था कि कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। मेरे दिमाग में तरह तरह के बुरे ख्याल आने लगे। कहीं उस बूढ़े ने चंदन के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया? चंदन इतनी रात को कहां गया होगा? अगर वह जंगल में बाथरूम के लिए भी गया होगा तो अब तक उसे आ जाना चाहिए था। इन्हीं सब के बीच मेरा ध्यान ढाबे के पिछले दरवाजे पर गया, जो अब भी बंद था। वही दरवाजा जिसके बंद होने की आवाज से मेरी नींद टूटी थी। मैं धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था,
लेकिन मुझे जानना था कि चंदन कहाँ है। मैंने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया तो वह चरमराहट की आवाज के साथ खुल गया। अचानक मेरे मुंह पर एक ठंडी और बदबूदार हवा का झोंका लगा, जिससे मेरा शरीर भी थोड़ा सिहर गया। बाहर घना अंधेरा था। मैंने अपनी जेब से छोटी वाली टॉर्च निकाली और बाहर कदम रखा। ढाबे के पीछे का हिस्सा एक बाड़े जैसा था, जहां चारों तरफ जंगली घास और झाड़ियां उगी हुई थीं। जमीन बारिश की वजह से गीली और कीचड़ भरी थी। मैंने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई और चंदन को आवाज दी, चंदन कहाँ है भाई? तभी मेरी नजर कीचड़ में ढंसी एक चीज पर पड़ी। मैंने पास जाकर देखा तो वह चंदन की ही चप्पल थी। दोस्तों, उस चप्पल को कीचड़ में देखकर मेरा दिल जैसे ने मुट्ठी में भींच लिया हो। मेरा डर अब सच में बदल रहा था। मैंने टॉर्च की रोशनी को और आगे बढ़ाया तो जो मंजर मैंने देखा, उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कीचड़ में किसी को घसीट कर ले जाने के निशान बने हुए थे। वे निशान बाड़े के कोने में बने एक बड़े से टीन के शेड की तरफ जा रहे थे। मैं बुरी तरह घबरा गया था। मुझे समझते हुए देर नहीं लगी कि चंदन के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। मैं कांपते कदमों से उस शेड की तरफ बढ़ा। शेड बहुत पुराना था और उस पर जंग लगा हुआ था। उसके दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। मैंने दरवाजे को जोर जोर से पीटा और चिल्लाया, कोई है अंदर? चंदन, तू अंदर है क्या? अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तभी मुझे शेड के अंदर से किसी चीज के घिसटने की, खुरचने की हल्की हल्की आवाज आने लगी। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने शेड के चारों तरफ चक्कर लगाया। एक तरफ थोड़ी ऊंचाई पर एक छोटी सी टूटी हुई खिड़की थी, जिस पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। मैंने पास में पड़े एक पुराने ड्रम को लुढ़काकर दीवार के पास लगाया और उस पर चढ़ गया। दोस्तों, काश उस दिन मैं उस ड्रम पर न चढ़ा होता। काश मैंने उस खिड़की के अंदर झांकने की हिम्मत न की होती। जो मैंने देखा, उस मंजर ने मुझे आज तक सोने नहीं दिया है। मैंने कांपते हाथों से खिड़की के जाले साफ किए और टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। अंदर का नजारा देखकर मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। शेड के अंदर जमीन पर चंदन की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर एक भयानक डर था, जैसे उसने अपनी मौत को अपनी आंखों से देखा हो। लेकिन यह सबसे डरावनी चीज नहीं थी। डरावना था वह मंजर जो लाश के पास हो रहा था। वह बूढ़ा किशन लाल चंदन की लाश के पास बैठा हुआ था, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके साथ दो और लोग थे, जो इंसान कम और जानवर ज्यादा लग रहे थे। उनके शरीर दुबले पतले और काले थे और उनकी हरकतें बहुत अजीब थीं। वे तीनों मिलकर, दोस्तों, बताते हुए मेरी रूह कांप रही है, वे तीनों मिलकर चंदन की लाश को खा रहे थे। वे उसके शरीर से मांस के टुकड़े नोच नोच कर खा रहे थे और खाते खाते गुर्राने की आवाजें निकाल रहे थे। यह घिनौना और अमानवीय दृश्य देखकर मुझे उल्टी आने लगी। मैं उस ड्रम से लगभग गिर ही गया था। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक इंसान इतना वहशी भी हो सकता है। तभी शायद मेरे हिलने से ड्रम से हल्की सी आवाज हुई। अंदर बैठे किशन लाल ने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी आंखें अंधेरे में किसी जानवर की तरह चमक रही थीं और उसका मुंह मेरे दोस्त चंदन के खून से सना हुआ था। उसने सीधे उस खिड़की की तरफ देखा जहां मैं था। उस एक पल के लिए वक्त जैसे रुक गया। हमारी नजरें मिली और उसकी आंखों में मैंने अपनी मौत देखी। किशन लाल के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। मैं घबराकर ड्रम से नीचे कूदा और अपनी पूरी जान लगाकर ढाबे के सामने की तरफ भागा। मेरा एक ही मकसद था, किसी भी तरह अपने ट्रक तक पहुंचना और यहां से निकल जाना। मैं भाग रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैर जमीन में धंस रहे हैं। मैं जैसे ही ढाबे के कोने से मुड़ा, किशन लाल पहले से ही वहां खड़ा था। मैं हैरान रह गया कि वह बूढ़ा इतनी जल्दी यहां कैसे पहुंच गया। उसके हाथ में एक बड़ी सी जंग लगी कुल्हाड़ी थी, जिस पर ताजा खून लगा हुआ था। वह जहरीली हंसी हंसते हुए बोला, कहा था ना, यहां जो आता है वो वापस नहीं जाता। अपने दोस्त को अकेला छोड़कर कैसे जा रहा था? अब तुम दोनों साथ में ही देवी मां का भोग बनोगे। मैंने पास में पड़ी एक लकड़ी उठाई और अपनी रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन उस बूढ़े में किसी जानवर जैसी ताकत थी। उसने एक ही झटके में मेरे हाथ से लकड़ी छीन ली और मुझे जमीन पर पटक दिया। मैं हट्टा कट्टा आदमी हूं, लेकिन उस बूढ़े की ताकत के आगे मैं बेबस हो गया था। तभी पीछे से वे दो और लोग आए और उन्होंने मुझे कसकर पकड़ लिया। मैं अपने हाथ पैर छटपटा रहा था। मैं चिल्ला रहा था, मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन उस सुनसान जंगल में
मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। वे मुझे घसीटते हुए उसी भयानक शेड की तरफ ले जाने लगे। मुझे उस शेड में वापस नहीं जाना था जहां मेरे दोस्त की लाश के साथ वो सब हो रहा था, लेकिन मैं मजबूर था। शेड के अंदर ले जाकर उन्होंने मुझे एक खंभे से कसकर बांध दिया। मेरी नजरें सामने पड़ी चंदन की लाश पर थीं, जिसे देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। किशन लाल ने कुल्हाड़ी उठाई और मेरे करीब आने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और वहशीपन था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी मौत का इंतजार करने लगा। मुझे लगा कि बस अब सब खत्म। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि कैसे उस शैतान किशन लाल और उसके दो वहशी साथियों ने मुझे पकड़कर उसी खौफनाक शेड में एक खंभे से बांध दिया था। मेरी आंखों के सामने मेरे दोस्त चंदन की लाश पड़ी थी और वो दरिंदा किशन लाल खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर मेरी तरफ बढ़ रहा था। मुझे अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। मैंने सोच लिया था कि बस अब सब खत्म। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थीं और अपनी जिंदगी के आखिरी पल का इंतजार कर रहा था। मेरा दिल किसी तेज रफ्तार रेलगाड़ी की तरह धड़क रहा था। मुझे अपने कानों में अपने ही खून के बहाव का शोर सुनाई दे रहा था। मैंने कसकर अपनी आंखें भींच ली थीं, बस उस एक पल का इंतजार कर रहा था जब किशन लाल की कुल्हाड़ी मेरे शरीर को चीर देगी। 1 सेकंड बीता, फिर 2, फिर 10, लेकिन दोस्तों कुछ नहीं हुआ। जब बहुत देर तक कोई हलचल नहीं हुई तो मैंने हिम्मत करके धीरे से अपनी आंखें खोली। मैंने देखा कि किशन लाल मेरे सामने ही खड़ा था, लेकिन उसने कुल्हाड़ी नीचे कर ली थी। उसके खून सने चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कुराहट थी, जैसे वह मेरे डर का मजा ले रहा हो। उस शैतान ने अपनी रूखी आवाज में हंसते हुए कहा, इतनी जल्दी क्या है मरने की? अभी तेरी बारी नहीं आई। देवी मां को बलि शुभ मुहूर्त में ही चढ़ाई जाती है और वो मुहूर्त कल सुबह सूरज उगने से ठीक पहले का है। तब तक तू अपने दोस्त के हाल पर आंसू बहा। ये सुनने के बाद मेरे होश ही उड़ गए। मुझे मौत तो मिलनी थी, लेकिन कुछ घंटों की मोहलत के साथ। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि वो एहसास कितना भयानक था। यह किसी वरदान से कम नहीं, बल्कि एक श्राप से ज्यादा लग रहा था, जहां हर पल मुझे अपनी भयानक मौत का इंतजार करना था, वो भी अपने दोस्त के कातिलों के साथ, उसी की लाश के पास। किशन लाल के वे दो साथी, जो इंसान कम और जानवर ज्यादा लग रहे थे, अभी भी चंदन की लाश के पास बैठे घुर्रा रहे थे। दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता कि वो मंजर कितना भयानक था। अपने ही दोस्त के शरीर के साथ ऐसा होते देखना और कुछ न कर पाना, ये बेबसी मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। किशन लाल ने जमीन पर पड़ा मांस का एक टुकड़ा उठाया और उन दोनों की तरफ फेंक दिया, जैसे कोई अपने पालतू जानवरों को कुछ फेंकता है। वे दोनों उस टुकड़े पर किसी भूखे भेड़िए की तरह झपटे और लड़ने लगे। मैंने घिन और गुस्से से कांपती हुई आवाज में कहा, कौन है तू? और ये क्या है? क्यों कर रहा है तू ये सब? किशन लाल फिर हंसा। मैं तो मां काली का सेवक हूं और ये मेरे गण हैं। ये बेचारे इंसानी दुनिया से निकाले जा चुके हैं, अब यही मेरे साथ रहते हैं। हम मां को प्रसन्न करने के लिए इंसानी बलि चढ़ाते हैं। मां खुश होती है तो हमें शक्ति देती है। तेरे जैसे कई मुसाफिर इस रास्ते से गुजरे हैं और सब यही मां के चरणों में समर्पित हो गए। तेरा दोस्त भी बहुत किस्मत वाला था, सीधा मां का भोग बना। अब कल तेरी बारी है। इतना कहकर किशन लाल ने एक बार फिर मुझे घूरा और फिर अपने दोनों साथियों को इशारा किया। वे तीनों चंदन की बची खुची लाश को घसीटते हुए शेड से बाहर ले गए। किशन लाल ने बाहर से दरवाजे पर ताला लगाया और चला गया। अब मैं उस अंधेरे और बदबूदार शेड में बिल्कुल अकेला था। जमीन पर चंदन का खून जम चुका था और काला पड़ चुका था। कोने में इंसानी हड्डियों का एक छोटा सा ढेर लगा हुआ था, शायद मुझसे पहले मारे गए बदनसीबों का। उन हड्डियों को देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। मुझे इतना तो पता था कि मेरे पास कुछ घंटे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी जान किस तरह बचाऊं। मेरे हाथ पैर इतनी मजबूती से बंधे थे कि जरा सा हिलने पर भी रस्सी मेरी खाल में ढंस रही थी। डर के मारे मुझे पसीने आ रहे थे, जबकि उस जगह पर नमी और ठंडक थी। बार बार मेरी नजरों के सामने मेरी बीवी और मेरे 2 छोटे बच्चों का चेहरा आ रहा था। मैं मन ही मन भगवान से अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगा। मुझे अपनी उस गलती पर पछतावा हो रहा था जब मैंने चंदन की बात मानकर उस सुनसान रास्ते पर ट्रक मोड़ा था। मैं पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुका था और बस रो रहा था। मैं इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था कि अचानक मुझे शेड के कोने में पड़े कबाड़ के ढेर से खुरचने की आवाज आई। पहले मुझे लगा कि शायद कोई चूहा होगा,
लेकिन वह आवाज लगातार आ रही थी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। तभी कबाड़ के ढेर में पड़े एक पुराने लकड़ी के संदूक से एक बहुत ही धीमी और कमजोर सी औरत की आवाज आई, कोई है यहाँ। यह सुनकर मैं चौंक गया। मुझे लगा कि डर के मारे मेरा दिमाग खराब हो गया है और मुझे आवाजें सुनाई दे रही हैं। मैं चुप रहा। वह आवाज फिर से आई, इस बार थोड़ी ज्यादा साफ, घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरी हालत बहुत ज्यादा टाइट हो गई थी। मैंने डरते डरते पूछा, कौन हो तुम और इस संदूक के अंदर क्या कर रही हो? संदूक के अंदर से आवाज आई, मेरा नाम देविका है। मैं एक आत्मा हूं जिसे इस दुष्ट किशन लाल ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से इस मंत्रों वाले संदूक में कैद कर रखा है। वह मेरी शक्तियों का इस्तेमाल करके ही इस रास्ते से गुजरने वाले मुसाफिरों को अपनी ओर खींचता है और उनका बुरा हाल करता है। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने गुस्से से कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम? सच सच बताओ कौन हो? देविका की उदास आवाज आई, मैं सच कह रही हूं। मैं भी तुम्हारी तरह एक मुसाफिर थी। सालों पहले अपने पति के साथ यहां से गुजर रही थी जब इस किशन लाल ने हमें भी अपना शिकार बनाया। उसने मेरे पति को मार दिया और मेरी आत्मा को इस संदूक में कैद कर लिया ताकि वह हमेशा के लिए शक्तिशाली बना रहे। मुझे अब थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा था। मैंने पूछा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? मेरे तो खुद के हाथ पैर बंधे हुए हैं। देविका ने कहा, तुम्हें यहां बहुत सारा कबाड़ दिख रहा है ना? देखो, तुम्हारे पीछे जो खंभा है उसमें एक मोटी कील बाहर निकली हुई है। तुम अपनी रस्सी को उस कील पर रगड़ो, रस्सी कट जाएगी। यह सुनकर मैं चौंक गया कि मुझे इतनी देर से यह विचार क्यों नहीं आया। अब मैं सोचने लगा कि आखिर यह देविका है कौन और इस पर भरोसा करना ठीक होगा या नहीं। लेकिन मेरे पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं था। मैंने देविका की बात मानी और खिसक खिसक कर जैसे तैसे करके उस खंभे की कील तक अपनी पीठ पहुंचाई। मैंने अपने बंधे हुए हाथों को उस कील पर रगड़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, यह काम बहुत मुश्किल था। अंधेरे में मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था कि रस्सी कील पर लग रही है या नहीं। मेरे हाथों में जलन हो रही थी, रस्सी मेरी चमड़ी में ढंस रही थी, लेकिन उस दर्द में भी एक उम्मीद थी। काफी देर की मशक्कत के बाद आखिरकार रस्सी के रेशे कटने लगे और कुछ ही देर में रस्सी टूट गई। मैं एकदम खुश हो गया और अपने आजाद हाथों को देखकर मुझे एक नई उम्मीद मिली। मैंने जल्दी से अपने पैर की रस्सी भी खोल दी। मैंने संदूक की तरफ देखते हुए कहा, अब बताओ तुम्हें कैसे आजाद करूं? देविका की आवाज आई, रुको, इतनी जल्दी मत करो। इस संदूक पर एक जादुई ताला लगा है जिसकी चाबी किशन लाल के गले में एक काले धागे में बंधी रहती है। तुम्हें किसी भी तरह वह चाबी लानी होगी। मैं घबराते हुए बोला, लेकिन वह तो एक शैतान है, उसमें जानवरों जैसी ताकत है। मैं उससे चाबी कैसे लेकर आऊंगा? और वह तो अपने उन 2 नरभक्षियों के साथ रहता है। देविका ने कहा, उसकी चिंता तुम मत करो। इस समय वह और उसके गण अपने पूजा पाठ में लगे होंगे। सुबह होने से पहले वे वापस नहीं आएंगे। तुम अभी ढाबे में जाओ। उसके कमरे में बिस्तर के नीचे एक छोटा सा थैला रखा है। उस थैले में कुछ जड़ी बूटियां हैं, उन्हें खा लो। उससे कुछ घंटों के लिए तुम्हारे शरीर में इतनी ताकत आ जाएगी कि तुम किशन लाल और उसके गणों का सामना कर सकोगे। मेरे मन में एक पल के लिए यह भी ख्याल आया कि अगर मैंने इसे आजाद कर दिया तो कहीं यह मुझे ही ना मार दे। शायद देविका ने मेरे मन की बात पढ़ ली थी। वह बोली, मुझ पर यकीन करो, मैं भी इस कैद से आजाद होना चाहती हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं वादा करती हूँ तुम्हें यहां से सुरक्षित बाहर निकाल दूंगी। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, जो करना है जल्दी करो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन देविका की बातों में एक सच्चाई लग रही थी। मैं जानता था कि किशन लाल मुझे किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाला। मैंने सोचा, एक बार देविका की बात मानकर देखने में कोई हर्ज नहीं है। यही सोचकर मैंने उस भयानक शेड का दरवाजा, जो अंदर से बस अटका हुआ था, धीरे से खोला। मैं अंधेरी रात में उस ढाबे की ओर बढ़ गया, एक ऐसे मिशन पर जहां मेरी एक छोटी सी गलती का अंजाम सिर्फ मौत थी। मैं आजाद तो हो गया था, लेकिन सिर्फ रस्सियों से। असली कैद तो अभी बाकी थी। मुझे वापस उस शैतान के पास जाना था, उसकी गर्दन से वो चाबी लाने के लिए। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, उस खौफनाक शेड में एक खंभे से खुद को आजाद कर लिया था। मेरे सामने अब एक ही रास्ता था, जो देविका नाम की उस कैद आत्मा ने मुझे दिखाया था। मुझे वापस उस ढाबे में उस शैतान किशन लाल के कमरे में जाना था और उसकी चारपाई के नीचे रखी
उन जादुई जड़ी बूटियों को हासिल करना था जो मुझे उससे लड़ने की ताकत दे सकती थी। मेरी जिंदगी और मौत का फैसला मेरे अगले कुछ कदमों पर टिका हुआ था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त मेरी क्या हालत होगी। जिस जगह से मैं अपनी जान हथेली पर रखकर भागा था, मुझे वापस उसी मौत के कुएं में जाना पड़ रहा था। शेड का दरवाजा खोलते हुए मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। बाहर घना स्याह अंधेरा था और जंगल की अनजानी आवाजें मेरे दिल की धड़कनों को और भी तेज कर रही थीं। हवा में पत्तों की हर एक सरसराहट पर ऐसा महसूस होता था जैसे किशन लाल या उसके वो दरिंदे कहीं आसपास की झाड़ियों में ही छिपे हुए हैं और मुझे ही देख रहे हैं। मेरा गला डर के मारे सूख गया था और हर सांस के साथ मौत का खौफ मेरे अंदर और गहरा होता जा रहा था। मैंने मन ही मन भगवान को याद किया, अपनी पत्नी और अपने दोनों छोटे बच्चों का चेहरा अपनी आंखों के सामने लाने की कोशिश की। उनके लिए मुझे जिंदा रहना था। यही सोचकर मैंने हिम्मत जुटाई और दबे पांव दीवारों और घनी झाड़ियों की आड़ लेता हुआ ढाबे के पिछले दरवाजे तक पहुंचा। मेरा हर एक कदम ऐसा था जैसे मैं कांच के नुकीले टुकड़ों पर चल रहा हूं, जहां जरा सी भी आवाज मेरी मौत का पैगाम बन सकती थी। किस्मत से दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, बस भिड़ाया हुआ था। मैंने बिना कोई आवाज किए बहुत धीरे से दरवाजा खोला और एक चोर की तरह अंदर घुस गया। ढाबे के अंदर बाहर से भी ज्यादा अंधेरा और घुटन महसूस हो रही थी। हवा में वही पुरानी सीलन, किसी चीज के सड़ने की गंध और उसके साथ एक अजीब सी मीठी महक मिली हुई थी, जो मैं अब जान चुका था कि ताजे इंसानी खून की ही थी। ये गंध मेरी सांसों में घुसकर मुझे अंदर तक बेचैन कर रही थी। मुझे देविका की बात याद थी, किशन लाल का कमरा, लेकिन यहां तो सब कुछ एक जैसा ही लग रहा था। अंधेरे में डूबा हुआ मैं अंदाजे से उस जगह की ओर बढ़ा जहां चूल्हा छौंका रखा हुआ था। मेरा दिल कह रहा था कि मालिक का कमरा शायद उसी के आसपास होगा। मैं अपने हाथ दीवारों पर फेरता हुआ अंधेरे में रास्ता टटोलते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी मेरा हाथ एक और दरवाजे से टकराया। मैंने बहुत धीरे से दरवाजे को धकेला, वह खुला हुआ था। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक बहुत तेज बदबू का झोंका आया, जिससे एक पल के लिए मेरा सिर चकरा गया। यह कमरा नहीं बल्कि एक छोटा सा स्टोर रूम जैसा था। मैंने अपनी टॉर्च जलाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन बाहर से चांद की जो हल्की सी धुंधली रोशनी आ रही थी, उसमें जो कुछ दिखा वो मेरे रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। कमरे में पुराने ट्रक के टायर, खराब बैटरियां और दूसरा कबाड़ का सामान पड़ा था, लेकिन कमरे के एक कोने में इंसानी कपड़ों का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। वे कपड़े अलग अलग लोगों के थे, किसी की कमीज, किसी की साड़ी, किसी की फटी हुई पैंट। और दोस्तों, उस ढेर में मेरी नजर एक बच्चे के छोटे से लाल रंग के स्वेटर पर पड़ी। उस स्वेटर पर खून के गहरे काले धब्बे साफ दिख रहे थे। यह देखकर मेरा खून खौल उठा। न जाने कितने बेगुनाह लोग, कितने ही परिवार इस शैतान का शिकार बने थे। उस नन्हे बच्चे का क्या कसूर रहा होगा, यह सोचकर मेरा दिल गुस्से, नफरत और बेबसी से भर गया। मैंने जल्दी से वह दरवाजा बंद किया और कांपते हुए कदमों से थोड़ा और आगे बढ़ा। स्टोर रूम के ठीक बगल में ही एक और दरवाजा था, जो अंदर से हल्का सा बंद था। मैं समझ गया कि यही किशन लाल का कमरा होगा। मैंने दरवाजे पर कान लगाकर अंदर की आहट सुनने की कोशिश की। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और कांपते हाथों से दरवाजे को खोला। दोस्तों, वो किसी इंसान का कमरा नहीं बल्कि किसी शैतान की गुफा लग रहा था। वह कमरा बहुत छोटा और तंग था। इसमें एक पुरानी टूटी सी चारपाई पड़ी थी और एक कोने में मिट्टी के कुछ काले मटके रखे थे। लेकिन कमरे की दीवारों को देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। दीवारों पर कोयले और शायद खून से अजीब अजीब सी डरावनी आकृतियां और निशान बने हुए थे, जैसे किसी तांत्रिक की गुप्त जगह हो। एक कोने में जमीन पर एक छोटी सी वेदी बनी थी, जिस पर एक असली इंसानी खोपड़ी रखी हुई थी और उसके चारों तरफ सिंदूर, हल्दी और जली हुई राख बिखरी पड़ी थी। मुझे अब पूरा यकीन हो गया था कि किशन लाल कोई मामूली अपराधी या नरभक्षी नहीं, बल्कि एक खतरनाक तांत्रिक है जो काली शक्तियों की पूजा करता है। मुझे देविका की बात याद आई, चारपाई के नीचे रखा हुआ थैला। मैं घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और बिना कोई आवाज किए सांस रोककर उस चारपाई की तरफ बढ़ा। मैंने धीरे से चारपाई के नीचे हाथ डाला। मेरा हाथ मकड़ी के जालों और मोटी धूल से सन गया। मैं उस थैले को टटोलने लगा। तभी मेरा हाथ किसी ठंडी, खुरदरी और गोल चीज से टकराया। मैंने डर कर एक झटके में अपना हाथ पीछे खींच लिया। फिर मैंने दोबारा हिम्मत करके उस चीज को पकड़ा। वह एक और इंसानी खोपड़ी थी,
जो शायद उसने अपने बिस्तर के नीचे छिपा रखी थी। तभी मुझे बाहर से कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। आवाज ढाबे की तरफ ही आ रही थी। मेरे होश उड़ गए। किशन लाल और उसके साथी अपनी पूजा पाठ खत्म करके वापस आ गए थे। मेरे पास उस छोटी सी कोठरी में छिपने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, सिवाय उस गंदी चारपाई के नीचे। मैं फुर्ती से बिना कोई आवाज किए चारपाई के नीचे घुस गया और अपनी सांस रोककर एक मुर्दे की तरह पड़ा रहा। कुछ ही पलों में कमरे का दरवाजा खुला और किशन लाल अंदर आया। पीछे पीछे वे दो गण भी थे। किशन लाल के हाथ में एक जलता हुआ दिया था, जिसकी हिलती हुई रोशनी में कमरे की दीवार पर बनी आकृतियां नाचती हुई लग रही थी और कमरा और भी भयानक लग रहा था। वे तीनों आकर उसी वेदी के सामने बैठ गए। मैं चारपाई के नीचे से यह सब कुछ देख रहा था। किशन लाल ने आंखें बंद की और कुछ अजीब से मंत्र पढ़ने लगा, जिनकी भाषा मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। उसके वे दोनों साथी जमीन पर बैठे हुए किसी जंगली जानवर की तरह धीरे धीरे आगे पीछे हिल रहे थे और अपने गले से धीमी आवाज में गुर्रा रहे थे। मंत्र पढ़ते पढ़ते किशन लाल ने वेदी पर रखी खोपड़ी को उठाया और उससे ऐसे बातें करने लगा जैसे वह जिंदा हो। देखो माँ, आज एक और ताजी बलि मिली है, हट्टा कट्टा है। कल सुबह इसका भोग लगाकर हम तुम्हें प्रसन्न करेंगे। चंदन तो बस एक शुरुआत थी, असली मजा तो इसका खून छकने में आएगा। यह सुनकर मेरा पूरा शरीर गुस्से और डर से बुरी तरह कांप गया। मैं अपनी आंखों से उस शैतान का घिनौना असली रूप देख रहा था। तभी मेरा हाथ चारपाई के नीचे पड़े एक छोटे से कपड़े के थैले से टकराया। मैं समझ गया कि यही वह थैला है जिसके बारे में देविका ने बताया था। मुझे पता था कि अब और इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। अगर मुझे यहां से जिंदा निकलना है तो यही एक मौका है। मैंने मन ही मन भगवान का नाम लिया और कांपते हाथों से उस थैले की गांठ खोली। अंदर कुछ सूखी पत्तियों और किसी पेड़ की जड़ों जैसा कुछ रखा था। बाहर किशन लाल अभी भी अपनी पूजा और मंत्रों में मग्न था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस थैले में रखी सारी जड़ी बूटियां अपने मुंह में डाल ली और चबा गया। दोस्तों, उनका स्वाद इतना ज्यादा कड़वा और कसैला था जैसे मैंने जहर खा लिया हो। एक पल के लिए मेरे मन में ख्याल आया कि कहीं देविका ने मुझे धोखा तो नहीं दे दिया और मुझे मारने के लिए यह सब करवाया हो। लेकिन अगले ही पल मुझे अपने शरीर में एक अजीब सी तेज गर्मी महसूस होने लगी। यह गर्मी किसी आग की तरह तेजी से मेरे पूरे शरीर में फैल गई। मेरी रगों में जैसे खून की जगह गर्म लावा बहने लगा हो। मेरी सांसें बहुत तेज हो गईं और मेरी आंखों के सामने एक लाल सा अंधेरा छा गया। और सबसे अजीब बात, मेरा सारा डर एक पल में गायब हो गया था। उसकी जगह एक ठंडे बर्फीले गुस्से ने ले ली थी। मुझे अपने अंदर एक ऐसी ताकत महसूस हो रही थी जो मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं की थी। उधर किशन लाल ने अपनी रस्म पूरी की। उसने अपने दोनों गणों को बाहर दरवाजे पर पहरा देने का हुक्म दिया और खुद आकर उसी चारपाई पर लेट गया जिसके नीचे मैं छिपा हुआ था। अब मैं और वो शैतान, हमारे बीच सिर्फ कुछ इंच की दूरी थी। चारपाई के ऊपर किशन लाल अपनी आने वाली मौत से बेखबर लेटा था और नीचे मैं एक अजीब सी शक्ति से भरकर बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। उस रात दोस्तों, शिकारी खुद शिकार बनने वाला था। दोस्तों, उस शैतान तांत्रिक किशन लाल के कमरे में उसी की चारपाई के नीचे छिप गया था। मैंने देविका की बताई हुई उन जादुई जड़ी बूटियों को खा लिया था, जिसके बाद मेरे अंदर एक अजीब सी अनजानी शक्ति भर गई थी और मेरा सारा डर खत्म हो चुका था। ऊपर चारपाई पर किशन लाल अपनी मौत से बेखबर लेटा था और नीचे मैं बदले की आग में जलता हुआ बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। उस रात शिकारी खुद शिकार बनने वाला था। चारपाई के नीचे लेटे हुए हर एक पल मेरे लिए एक पूरे युग जैसा बीत रहा था। ऊपर लेटे किशन लाल की सांसों की धीमी और कठोर आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मेरे अंदर का गुस्सा और शक्ति उफान मार रही थी। मुझे अब यह पता चल चुका था कि यह करो या मरो की लड़ाई थी। अगर मैं सुबह होने का इंतजार करता तो शायद इन जड़ी बूटियों का असर खत्म हो जाता और मैं हमेशा के लिए इन दरिंदों का शिकार बन जाता। मैंने मन ही मन अपने साथी चंदन को याद किया, जिसकी लाश को इन दरिंदों ने बुरी तरह नोचा था, और इस याद ने मेरे अंदर जल रही आग को और भी ज्यादा भड़का दिया। मैंने और इंतजार नहीं किया। मैं बिजली की तेजी से चारपाई के नीचे से बाहर निकला। कमरे में दिए की लौ अब लगभग बुझने ही वाली थी और हर तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। शायद मेरे अचानक हिलने से या शायद अपनी तांत्रिक शक्तियों की वजह से किशन लाल की आंख अचानक खुल गई। उसने अंधेरे में मेरी विशाल परछाई को अपने ठीक सामने खड़े देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में हैरानी और फिर गहरा खौफ उतर आया।
वह चिल्लाया, तू तू यहां कैसे पहुंच गया? तू तो शेड में बंधा हुआ था। लेकिन मैंने उसे कुछ और कहने का मौका ही नहीं दिया। इससे पहले कि किशनलाल कोई मंत्र पढ़ पाता या मदद के लिए अपने शैतानी साथियों को चिल्लाकर बुला पाता, मैं एक भूखे शेर की तरह उस पर टूट पड़ा। मैंने अपनी पूरी ताकत से किशनलाल का गला पकड़ लिया और उसे एक झटके में चारपाई से उठाकर सीधा दीवार पर दे मारा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि किशनलाल के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई और दीवार का प्लास्टर भी उखड़कर नीचे गिर गया। मुझे अपनी ही ताकत पर यकीन नहीं हो रहा था। वह बूढ़ा, जिसमें कल तक जंगली जानवरों जैसी ताकत थी, आज मेरे सामने एक सूखे पत्ते की तरह बेबस कांप रहा था। बोल, मेरे दोस्त को क्यों मारा, हरामी? मैं गुर्राया। मेरी आवाज अब मेरी अपनी नहीं लग रही थी। उसमें एक अजीब सी गहराई और भयानक गुस्सा था। मेरी चीख सुनकर बाहर पहरा दे रहे वे दोनों गण दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। वे दोनों किसी जंगली जानवर की तरह मुझ पर झपटे, लेकिन आज मेरे अंदर भी कोई और ही जाग चुका था। एक ने अपने लंबे और गंदे नाखूनों से मेरी पीठ पर वार किया, जिससे मेरी कमीज फट गई, तो दूसरे ने मेरे पैर को अपने मजबूत दांतों से पकड़ने की कोशिश की। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई दर्द ही महसूस नहीं हो रहा है। मैंने एक ही झटके में अपनी पीठ पर हमला करने वाले गण को उसकी गर्दन से पकड़ा और उसे हवा में उठाकर पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। उसकी हड्डियां टूटने की, कटकटाने की भयानक आवाज उस छोटे से कमरे में गूंज उठी। दूसरे गण ने जब यह देखा तो वह डरकर कुछ पल के लिए पीछे हट गया, लेकिन मैंने उसे भी भागने का मौका नहीं दिया। मैंने वेदी पर रखी वही इंसानी खोपड़ी उठाई और उसके सिर पर जोर से दे मारी। वह गण भी एक अजीब सी आवाज निकालकर वहीं ढेर हो गया। अब कमरे में सिर्फ किशनलाल और मैं बचे थे। किशनलाल जमीन पर पड़ा हुआ डर से बुरी तरह कांप रहा था। मैं उसके सीने पर चढ़ बैठा और उसके गले में बंधे काले धागे को, जिसमें देविका के संदूक की चाबी बंधी थी, एक ही झटके में तोड़कर निकाल लिया। चाबी अब मेरे हाथ में थी। मुझे छोड़ दे, किशनलाल गिड़गिड़ाने लगा। मैं तुझे बहुत धन दूंगा, जो मांगेगा वो दूंगा, बस मुझे जाने दे। तुझे तो मैं जरूर छोड़ूंगा, मैंने उसकी गर्दन और जोर से दबाते हुए कहा, लेकिन इस दुनिया में नहीं। मैं किशनलाल को वहीं अधमरी हालत में छोड़कर कमरे से बाहर भागा। मेरा अब एक ही लक्ष्य था, शेड में बंद देविका की आत्मा को जल्द से जल्द आजाद करना। मैं भागता हुआ शेड तक पहुंचा। घबराहट और शरीर में भरी हुई नई शक्ति की वजह से मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने कांपते हाथों से ताले में चाबी लगाई और एक ही बार में उसे खोल दिया। शेड के अंदर वही अंधेरा और मौत की बदबू भरी हुई थी। मैं चिल्लाया, देविका, मैं आ गया, कहां हो तुम? कोने में पड़े उस पुराने संदूक से आवाज आई, यहां। केशव, जल्दी करो, संदूक का ताला खोलो। मैंने संदूक का ढक्कन खोला। अंदर कोई लाश या कंकाल नहीं था, बल्कि एक छोटा सा चांदी का बहुत सुंदर सा तावीज रखा हुआ था, जो उस घोर अंधेरे में भी हल्का हल्का चमक रहा था। यह तावीज, इसी में मेरी आत्मा कैद है, देविका की आवाज आई। इसे तोड़ दो केशव, इसे जमीन पर पटक कर तोड़ दो, जल्दी करो, वह शैतान आ रहा है। तभी शेड के दरवाजे पर बुरी तरह घायल किशनलाल आ खड़ा हुआ। उसके हाथ में एक जंग लगा हुआ त्रिशूल था और उसकी आंखों में नफरत और पागलपन साफ दिख रहा था। वह जोर जोर से कोई भयानक मंत्र पढ़ने लगा। तुझे लगा तू मुझे मार देगा मूर्ख, वह चिल्लाया। मैं तुझे और इस चुड़ैल दोनों को यहीं इसी वक्त भस्म कर दूंगा। किशनलाल ने त्रिशूल मेरी तरफ किया और कोई भयानक मंत्र फूंका। दोस्तों, मुझे ऐसा लगा जैसे हवा में हजारों गर्म सुइयां एक साथ मेरे शरीर में चुभ रही हों। मुझे असहनीय पीड़ा होने लगी, जैसे कोई अनदेखी ताकत मेरी जान को मेरे शरीर से खींच रही हो। जड़ी बूटियों का असर भी अब तेजी से कम हो रहा था। तोड़ो इसे केशव, देविका आखिरी बार पूरी ताकत से चीखी। मैंने अपनी बची खुची सारी ताकत को इकट्ठा किया, उस तावीज को उठाया और पास में पड़े एक बड़े से पत्थर पर पूरी शक्ति से दे मारा। जैसे ही तावीज टूटा, उसमें से एक तेज सफेद रोशनी का धमाका हुआ। रोशनी इतनी तेज थी कि मेरी आंखें एक पल के लिए बंद हो गईं। उस रोशनी में से एक बहुत ही सुंदर स्त्री की आकृति निकली, जिसने सफेद वस्त्र पहने हुए थे। वह देविका की आत्मा थी, जो अब आजाद थी। किशनलाल का काला जादू उस पवित्र रोशनी से टकराकर राख हो गया। देविका ने बेहद गुस्से से किशनलाल की तरफ देखा। बहुत सालों तक तूने मुझे अपनी गुलाम बनाकर रखा, अधर्मी। देविका की आवाज अब कमजोर नहीं थी, बल्कि शक्तिशाली थी और पूरे शेड में गूंज रही थी। अब तेरे अंत का समय आ गया है।
किशनलाल डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन देविका की आत्मा एक बिजली की तरह उसकी ओर बढ़ी और उसके शरीर में समा गई। किशनलाल का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। वह चिल्लाने लगा, चीखने लगा, जैसे उसके अंदर कोई भयानक युद्ध चल रहा हो। और फिर एक आखिरी दर्दनाक चीख के साथ उसका शरीर आग की लपटों में जलने लगा और कुछ ही पलों में राख के एक छोटे से ढेर में बदल गया। उसके मरते ही ढाबे के अंदर पड़े दोनों गणों के शरीर भी हवा में धूल की तरह बिखर गए। अब शेड में सिर्फ मैं और देविका की आत्मा थी। देविका ने मेरी ओर मुड़कर हाथ जोड़े। तुम्हारा धन्यवाद केशव, तुमने मुझे आज मुक्ति दी। अब तुम जाओ, यहां से चले जाओ और कभी पीछे मुड़कर मत देखना, सुबह होने वाली है। इतना कहकर देविका की आत्मा उस सफेद रोशनी में विलीन हो गई और हमेशा के लिए शांत हो गई। मैं अभी भी गहरे सदमे में था। मेरे शरीर से जड़ी बूटियों का असर पूरी तरह खत्म हो चुका था और अब मुझे अपने घावों का दर्द और दिन भर की थकान बुरी तरह महसूस हो रही थी। मैं लड़खड़ाते हुए शेड से बाहर निकला और बिना एक पल गंवाए उस डरावने जंगल में अपने ट्रक की ओर भागा। जब मैं ट्रक के पास पहुंचा तो पूरब में सूरज की पहली किरण निकल रही थी, जो अंधेरे को चीर रही थी। मैंने कांपते हाथों से चाबी लगाई और भगवान का नाम लेकर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। एक दो बार खांसने के बाद मेरे ट्रक का इंजन स्टार्ट हो गया। दोस्तों, उस आवाज ने मुझे जैसे एक नई जिंदगी दे दी। मैंने बिना एक पल सोचे ट्रक को गियर में डाला और उस भयानक रास्ते से वापस मोड़ लिया जहां से मैं आया था। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इतनी तेज ट्रक नहीं चलाया था। जब तक मैं वापस मेन हाईवे पर नहीं आ गया और मुझे दूसरी गाड़ियां नहीं दिख गईं, मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।